हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक रोज गरीब मनोज जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। काम करके जब वो थक गया तो उसे तेज भूख लगी और वो एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था जो लगातार मनोज की ओर देख रहा था। लगता है इसे भूख लगी है। अच्छा रुक, ले तू ये केले खा। आज रमा ने खाने के साथ फल में ये केले दिए हैं। लेकिन जिसे खाने से बंदर इनकार कर देता है। फिर वो पेड़ से उतरकर पत्थर से कुछ जमीन पर लिखता है। अरे ये क्या लिखा है इसने? मुझे फल नहीं खाना, ये खा खा कर मैं बोर हो गया हूँ। मुझे वैसा ही खाना खाना है जैसा तुम खा रहे हो। ये पढ़ते ही मनोज जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा, तो तुझे भी मेरे जैसा खाना ही खाना है। ठीक है फिर, ये ले 2 रोटी तू खा बैंगन के भरते के साथ। मेरी बीबी बड़ा ही अच्छा बैंगन का भरता बनाती है, ये खाकर देखो। बंदर भी बड़े मजे से वो खाना खाता है। कुछ देर बाद मनोज खाना खाने के बाद लकड़ियां उठाकर घर की ओर जाने लगता है। और जब मैंने उनसे अपनी गलती के लिए अरे अब क्या चाहिए भाई, अब और खाना नहीं है मेरे पास। बंदर फिर से पत्थर से जमीन पर कुछ लिखता है जिसे वो पढ़ता है। मुझे इस जंगल में नहीं रहना, बल्कि तुम्हारे साथ घर जाना है। हमारे घर? लेकिन हम गरीबों के पास तो थोड़ी सी ही जगह है। अच्छा, तुम्हारा यही मन है तो फिर चलो। वो बंदर को अपने साथ घर ले आता है, जहाँ उसकी पत्नी उससे कहती है, खुद का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चलता है और आप इस बंदर को उठा लाए, अब इसका पेट कैसे भरेंगे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और ये कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा बंदर है। फिर मनोज उसे सारी बात बताता है। मनोज का घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें 3 छोटे कमरे थे। वो उस बंदर को रहने के लिए जगह दे देता है। कुछ ही दिनों में ये बात हर जगह फैल गई। अरे इस मनोज ने भी इस बंदर को सर पर चढ़ा रखा है। उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दिया है, साथ ही उसे खाने पीने को भी देता है। कुछ दिनों बाद मनोज की बेटी शगुन अपनी बुआ के घर से वापस लौट आती है। ये क्या बाबा, हर जगह गांव में एक ही चर्चा हो रही है कि आपने किसी बंदर को अपने यहाँ रखा हुआ है। अरे बिटिया, बड़ा समझदार बंदर है। तो ये कौन सा स्कूल में टीचर लग जाएगा और 2 पैसे कमा कर ले आएगा। अपने पिता की बातों के आगे अब शगुन भी चुप हो जाती है। उधर उस बंदर की नजर जैसे ही शगुन पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसे देखकर घबरा कर वहां से चली जाती है। लेकिन बंदर के मन में अब तो शगुन की तस्वीर उतर चुकी थी। ऐसे ही एक रोज जब शगुन नहाकर अपने कमरे में आती है तो उसके कमरे में वो बंदर हाथों में एक चिट्ठी लिए बैठा हुआ था। वो शगुन को वो चिट्ठी देता है, जिसे शगुन पढ़ती है। तुम पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई थी, हमें तुमसे प्यार हो गया। ये पढ़कर शगुन हंसने लगती है और उस बंदर से कहती है, अरे बाबा, और मोनू की तरह तुम भी मुझे पसंद आ रहे हो, बड़ी मजाकिया हो तुम। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब बंदर ज्यादातर वक्त शगुन के साथ ही बिताता। ये बात अब गांव भर में फैल जाती है। कहना तो नहीं चाहिए मनोज, लेकिन जब तुम काम पर चले जाते हो और रमा घाट पर पानी लेने, तो तुम्हारा वो बंदर ज्यादातर वक्त तुम्हारी बेटी के कमरे में रहता है। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो काकी? कई बार देखा है मैंने उसे, तुझे यकीन ना हो तो और लोगों से ही पूछ ले। बात सुनते ही मनोज गुस्से में उस बंदर के पास जाता है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, जिस पर वो बंदर एक कागज पर कुछ लिखता है और मनोज को पकड़ाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझ बंदर से नहीं करवाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं एक बंदर से अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, खाने को दिया, और आज तुम मेरी ही जान लेने पर उतारू हो। और तू मुझे क्या मारेगा? मैं ही खुद की जान ले लूंगा। कम से कम एक बंदर से मुझे अपनी बेटी की शादी तो नहीं करनी पड़ेगी। ये कहकर मनोज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर इस बंदर की यही तमन्ना है तो ठीक है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। शायद अब यही मेरा नसीब है। अब मनोज के पास और कोई रास्ता नहीं था।
और वो शगुन की शादी उस बंदर से करवा देता है। वो मनोज के कच्चे घर के सामने ही एक झोपड़ी डालकर उस बंदर के साथ रहने लगी। लेकिन रमा इन सबसे बड़ी उदास रहती। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी जवान बेटी की शादी एक बंदर से होते हुए देखती रही और मैं कुछ न कर सकी। लेकिन मैं उस बंदर को छोड़ूंगी नहीं। एक रात रमा गुस्से में उस बंदर को मारने के इरादे से उस झोपड़ी में जाती है जहाँ से उसे किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। ये भला अंदर से किस आदमी की आवाज आ रही है। रमा खिड़की से अंदर की ओर झांकती है तो एक सुंदर सा लड़का उस कमरे में खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई थी। ये लड़का मेरी बेटी के साथ कितना जच रहा है और एक वो बंदर है। मुझे इसे किसी भी तरह खत्म करना होगा। रमा उस बंदर की खाल को आग लगा देती है, लेकिन जैसे ही वो खाल जलती है शगुन के साथ कमरे में खड़ा लड़का भी जलने लगता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। ये तुमने क्या किया माँ? अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। एक रोज वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। मैंने सुना है पास के नगर के राजकुमार को किसी ने जला दिया है और वो अभी तक ठीक नहीं हुए। शगुन को समझते देर नहीं लगती कि वो उसका पति ही है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और होश में आते ही वो शगुन के घर जाते हैं जहाँ राजकुमार नीरव उन्हें सारी बात बताता है। आपने तो माँ जी मुझे मार ही दिया था। वो बंदर मैं ही था। क्या? मैं राजनगर का राजकुमार हूँ। एक रोज शिकार खेलने जंगल गया था जहाँ गलती से एक बच्चे पर मुझसे तीर चल गया और उसके दादाजी जो कि एक बड़े जादूगर थे उन्होंने मुझे बंदर बनने का श्राप दे दिया। और जब मैंने उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी तब उन्होंने मुझसे कहा, जब तक कोई नेक दिल लड़की तुम्हें दिल से प्यार नहीं करेगी और तुमसे विवाह नहीं करेगी तब तक तुम एक बंदर बनकर ही जिंदगी काटोगे और शादी होते ही रात को तुम इंसानी रूप में वापस आ जाओगे, लेकिन दिन में फिर से बंदर ही बन जाओगे। और फिर जैसे ही शादी के बाद अमावस्या आएगी तुम इस रूप से आजाद हो जाओगे। लेकिन उससे पहले ही माँ जी आपने मुझे जला दिया, लेकिन सगुन के प्यार के कारण मैं पूरी तरह ठीक हो गया। ये बात पता चलते ही सभी लोग हैरान थे, लेकिन मनोज और रमा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी को महलों का राजकुमार जो मिल गया था। किशोर और महेश के पिता की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ साल बाद सुलोचना का भी निधन हो गया। उन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों बीवियों की रोज की लड़ाइयों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। इस तरह से तो नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए और बंटवारा कर लेना चाहिए। अब ठीक कहते हो भैया। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। चलो भाई, हो गया बंटवारा, अब दोनों चैन से रहो। ऐसे कैसे बंटवारा हो गया? गाय का बंटवारा भी बाकी है और उसकी बछिया का भी। गाय हमें दे तो बछिया तुम रख लो। हा आई बड़ी। गाय दूध देती है इसलिए तू उसे रखना चाहती है, गाय को मैं रखूंगी। दोनों देवरानी जेठानी सबके सामने फिर लड़ने लगती हैं। फिर पंचायत फैसला सुनाती है। गाय और बछिया दोनों एक एक महीना तुम दोनों के पास रहेगी। एक महीना बड़ा भाई उसका दूध निकालेगा और एक महीना छोटा भाई। दोनों भाई पंचायत की बात मान लेते हैं और पहले बड़ा भाई किशोर उस गाय जिसका नाम नीलम था उसे अपने साथ ले आया। नीलम एक हृष्ट पुष्ट गाय थी जिसका दूध बहुत गाढ़ा था और गांव में सभी को उसका दूध बहुत पसंद था। इसलिए सुबह शाम किशोर के घर के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती, जिससे उसे अच्छी कमाई होती। वाह भाई, क्या शानदार दूध देती है तुम्हारी गाय। इसके दूध का स्वाद ही अलग होता है। फिर एक महीने बाद छोटा भाई महेश नीलम को खूंटे से छुड़ाकर अपने घर ले आया। अब किशोर नीलम का दूध निकालकर पैसे कमाने लगा। दोनों ही भाई अपने अपने फायदे के लिए नीलम का खूब इस्तेमाल करते, लेकिन उसको ठीक से चारा नहीं देते और दिन रात दूध निकालने में लगे रहते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। ग्राहकों को दूध देने के बाद नीलम अपनी बच्चिया मीरा को अपना दूध पिलाती, लेकिन ठीक से चारा न मिलने के कारण और दिन रात दूध निकाले जाने के कारण नीलम काफी कमजोर हो गई और अब वो बीमार रहने लगी। फिर एक रोज उसकी मौत हो गई। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? इन जालिमों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अपने मतलब के लिए इन्होंने तुम्हारा खूब इस्तेमाल किया है। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर मैं यहाँ रही तो ये मेरे बड़े होने पर मेरे साथ भी यही सब करेंगे।
फिर मौका मिलते ही मीरा बच्चिया वहाँ से भाग गई। वो उस गांव से निकलकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगी, जहाँ उसे ऋषभ नाम का एक बछड़ा मिला, जिसे मीरा ने सारी बात बताई। अच्छा हुआ जो तुम वहाँ से भाग आई, और अब तुम रोना बंद करो। अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूं ना, तो अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। ऋषभ और मीरा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक रोज वो जंगल में नदी किनारे पानी पीने गए। तभी वहाँ पड़ोस के गांव के दो बच्चे बकरियां चराने आए हुए थे। उन दोनों को देख अनु ने कहा, देखो ना मनीष, ये कितनी सुंदर बच्चिया है। शुक्रिया। अरे ये तो बोलने वाली बच्चिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ऋषभ और इसका नाम मीरा है। हम दोनों दोस्त हैं और हम इसी जंगल में रहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। बोलने वाली बच्चिया और बछड़ा तो हम पहली बार देख रहे हैं। तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो, लेकिन इस जंगल में तो बहुत से जानवर भी रहते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे और हमारे साथ हमारे गांव चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों उन दोनों को अपने साथ अपने गांव ले आए। कुछ ही दिनों में बोलने वाला बछड़ा और बच्चिया पूरे गांव के चहेते बन गए। गांव वाले उन दोनों को सुबह शाम खाने को देते और भगवान का चमत्कार मानकर उनकी पूजा भी करते। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बड़े हो गए। ऋषभ अब एक हट्टा कट्टा बैल बन चुका था और मीरा एक सुंदर गाय बन चुकी थी। उन दोनों में एक अटूट बंधन बन चुका था। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। उनका प्रेम जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था और एक रोज मीरा गर्भवती हो गई। ऋषभ मीरा का खूब ख्याल रखता था। मीरा, अब तुम्हें अपना खूब ख्याल रखना चाहिए। धूप में यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। नहीं, तुम अकेले बाहर जाओ और मैं तुम्हारे बिना रहूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना अब मुझे तुम्हारी कितनी आदत हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम जिंदगी में अलग भी हुए ना, तो मैं तो तुमसे बिछड़ते ही मर जाऊंगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो, और हम दोनों कभी जिंदगी में अलग नहीं होंगे। इसी गांव में जगमोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और बच्चों के साथ रहता था। मोहन एक शराबी था। ममता जैसे तैसे खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। एक रोज, निकल जा तू इस घर से, शर्म नहीं आती? इतनी मेहनत से बच्चों के लिए फीस जमा करके रखी थी, उसे भी तू अपनी शराब के लिए चुरा कर ले गया। जगमोहन बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था, जो हर रोज अपनी पत्नी को सताया करता था। खुद तो वो कोई कामकाज करता नहीं था, ऊपर से जो बीवी कमा कर लाती उसे भी अपनी शराब और जुए में उड़ा देता था। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एक रोज ममता ने तंग आकर जगमोहन को अपने घर से निकाल दिया। जगमोहन सारे गांव में भटकता रहा, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। वो शराब के नशे में झूमते झूमते उस जगह आकर बैठ जाता है जहां मीरा और ऋषभ बैठा करते हैं। तभी उसकी नजर मीरा पर जाती है। उसे देख वो सोचता है, अरे ये तो कितनी बढ़िया गाय है, ऊपर से गर्भवती भी है। कुछ दिनों में ये बच्चा देने वाली है, फिर खूब सारा दूध देगी। इसका दूध बेचकर तो मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। इससे तो मेरी शराब और जुए का आसानी से खर्चा निकल जाएगा है? लेकिन गांव के लोग इन दोनों को बड़ा प्यार करते हैं। ये मुझे इसे ऐसे ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ कि इस रात के अंधेरे में इस गाय को कहीं दूर ले जाकर छुपा देता हूँ। जगमोहन मीरा के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऋषभ मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी मीरा को? छोड़ो इसे, छोड़ो। ऋषभ मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जगमोहन एक मोटे डंडे से ऋषभ पर वार करने लगता है और उसकी खूब पिटाई करता है। डंडे की मार से ऋषभ के शरीर पर जख्म पड़ जाते हैं और वो बेहोश होने लगता है। ये देख मीरा जगमोहन से कहती है, मत मारो मेरे ऋषभ को, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जगमोहन मीरा को जंगल के पास पत्थरों वाली गुफा में छुपा कर रख देता है। देख मीरा, अब तू चुपचाप यहाँ पर बैठ। अगर तू शांत रहेगी तो मैं तुझे अच्छा चारा खिलाऊंगा। फिर तुम मुझे खूब सारा गाढ़ा दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। अगली सुबह गांव वालों की नजर लहूलुहान ऋषभ बैल पर जाती है। गांव वाले उसकी मरहम पट्टी करते हैं। ऋषभ रोते हुए सबसे कहता है, मुझे मेरी मीरा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी मीरा के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो ऋषभ, हम तुम्हारी मीरा को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। सभी गांव वाले मीरा को ढूंढने लगते हैं। तभी एक दूध वाला धीरज गांव वालों को आकर बताता है,
अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने कल रात को जगमोहन को जो है एक गाय के साथ उसे उस गुफा में जाते हुए देखा है। गांव में मीरा के लिए सब परेशान थे, तो वहीं गुफा में बैठी मीरा लगातार ऋषभ को याद करके रोती रहती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है ऋषभ। मुझे नहीं पता अब हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कुछ ही देर में सब गांव वाले उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख जगमोहन घबरा जाता है। अरे तुम सब यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। गांव वालों, तुम इस आदमी को जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि इसने दो प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जगमोहन काका, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इन दोनों को अलग करते हुए? ऊपर से ऋषभ पर आपने कितनी बुरी तरह से हमला किया है। सच में बहुत ही बुरे हो तुम। अरे इसे तो जितना मारो उतना कम है साले को। सभी गांव वाले मिलकर जगमोहन की खूब पिटाई करते हैं। ऋषभ मीरा को अपने सामने देख बहुत खुश होता है। मीरा, तुम ठीक हो ना? और हमारा बच्चा वो भी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मुझे वापस मिल गए। मैंने तो सोचा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। इतना प्यार तो इंसानों के बीच भी नहीं होता जितना इन दो जानवरों के बीच है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी। मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इन दोनों को शादी जैसा सम्मान मिलना चाहिए, ताकि ये दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे से अलग ना हो पाए। सुना तुम दोनों ने? अब हम सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की शादी करवाएंगे, और मैं तो भाई बाराती बनकर आऊंगा ऋषभ की बारात में नाचते हुए। हाँ, और मैं मीरा को बिल्कुल दुल्हन की तरह अपने हाथों से सजाऊंगी। कुछ समय बाद सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, साथ ही उनके लिए एक घर भी बना देते हैं। फिर मीरा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे सभी गांव वाले खूब प्यार करते हैं। अब सब लोग उन तीनों का अपने परिवार के सदस्य की तरह अच्छे से ध्यान रखते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।